गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप कि खूब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग जैसा कि चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत परिपथ, तो वैद्युत परिपथ में आज हम लोग नए टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु एक्चुअल में ये व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने इसे बनाया था, तो इसीलिए इसका नाम हो गया व्हीट स्टोन। और सेतु, सेतु का मतलब होता है पुल। जैसे आप किसी नदी के ऊपर से पुल बना होता है तो उसे सेतु कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि रामायण में भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए पुल बनाया, तो सेतु समुद्रम, समुद्र के ऊपर जो सेतु बनाया, सेतु समुद्रम। तो सेतु का मतलब कुल मिला के होता है पुल या शॉर्टकट रास्ता या दूसरा रास्ता जिसके थ्रू हम जा सकें, तो उसको कहते हैं पुल या सेतु। तो व्हीट स्टोन ब्रिज इंग्लिश में बोलते हैं। तो व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसको व्हीट स्टोन कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। अब आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि इसका यूज क्या है, क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके द्वारा कोई दिया गया अज्ञात प्रतिरोध है ना, जैसे ये तार है मान लीजिए, इसका प्रतिरोध हमको नहीं ज्ञात है, तो इसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसा युक्ति या ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी दिए गए तार का या किसी दिए गए तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। फिर से, ऐसी युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से किसी दिए गए तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं बेटा, देखो, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध और चौथा प्रतिरोध। तो इसमें इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मर्जी आपको PQRS या PQRS, ये आपकी सुविधा है बेटा। तो हम लोग इसे कह रहे हैं P, इसे कह रहे हैं Q, इसे कह रहे हैं R, इसे कह रहे हैं S। तो जहां PQ क्या है बेटा, ज्ञात प्रतिरोध है। PQ क्या है, ज्ञात प्रतिरोध। और R अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स माने प्रतिरोध बॉक्स, तो उसकी सहायता से हम प्रतिरोध का मान अपनी सुविधा अनुसार बदल लेते हैं। तो R कैसा है, अपनी सुविधा अनुसार हम लोग बदल सकते हैं। तो ये परिवर्ती होगा, इसका मतलब ये परिवर्ती प्रतिरोध है, ये हम अपनी सुविधा अनुसार बदल पाते हैं। और ये S जो है, यही अज्ञात प्रतिरोध है। तो फिर से, इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, PQRS, जिसमें P और Q ज्ञात प्रतिरोध, R परिवर्ती प्रतिरोध तथा S अज्ञात प्रतिरोध होता है। अब देखिएगा, अब यहां पे एक अगर नाम दे दीजिए ABCD, इसमें 4 भुजाएं चार बिंदु मान लेते हैं। तो बिंदु A व C के मध्य एक गैल्वेनोमीटर, सॉरी C और D के मध्य, C और D के मध्य एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी कह दीजिए जुड़ा होता है, जिसका कुछ अल्प प्रतिरोध Rg होता है। इसमें सेतु भुजा के रूप में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, जिसका अल्प प्रतिरोध Rg होता है, तथा A व B के मध्य एक सेल को एक कुंजी की सहायता से, अब आगे पढ़ेंगे धारा नियंत्रक भी लगा देते हैं, ना लगाइए तो भी चलेगा, सेल को एक कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। एक सेल को कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। फिर से, ऐसी युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से किसी दिए गए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसके बारे में व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस उपकरण का नाम व्हीट स्टोन ब्रिज ना पड़ा या व्हीट स्टोन सेतु पड़ा। इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, PQRS, जिसमें P और Q ज्ञात प्रतिरोध, R परिवर्ती प्रतिरोध तथा S अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई बेटा। फिर से, ऐसी युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, इसकी खोज व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इस उपकरण का नाम व्हीट स्टोन सेतु रखा गया। इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, PQRS, जिसमें P और Q ज्ञात प्रतिरोध, R परिवर्ती प्रतिरोध तथा S अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसमें सेतु भुजा के रूप में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जिसका कुछ अल्प प्रतिरोध होता है।
अब देखिएगा इसकी बनावट क्या है। अब हम इसमें बिंदु सी व डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जिसका कुछ अल्प प्रतिरोध आरजी होता है जोड़ देते हैं, तथा ए व बी के मध्य एक सेल को एक कुंजी की सहायता से, के फॉर कुंजी, ये डॉट अभी ओपन है बेटा, जैसे ही लगाओगे इसमें धारा बहेगी, एक कुंजी को जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब इसमें क्रिया विधि क्या है बेटा, सबसे पहले इसको समझिएगा कि जब भी ये एक्चुअल में कुल मिला के जो हमने किरचॉफ का नियम पढ़ा है उसी के आधार पर इसको समझना है। तो इसमें सबसे पहले जो सेल है वो धारा भेजेगा बेटा। तो सपोज कि यहां आई धारा आती है। अब ये आई धारा दो भागों में विभाजित हो रही है, तो एक को I1 दे दो, एक को I2 दे दो। अब इधर देखिएगा ये I1 गया, अब इसमें से एक धारा भेजनी पड़ेगी तो उसको हम कह रहे हैं IG। तो ये I1 जा रहा था, उसमें से IG इधर चला गया, तो बची धारा कितनी गई देखना, I1 गया उसमें से IG चला गया, तो बची धारा क्या हो जाएगी, I1 माइनस IG। तो इस वाली भुजा में I1 माइनस IG। अब ये I2 आ रहा था और इधर से IG आ रहा था, तो इधर से कितना चला जाएगा, I2 प्लस IG। ये किरचॉफ के प्रथम नियम से धारा का विभाजन किया गया, लेकिन कुंजी लगा दीजिएगा तब ये धारा बहेगी। फिर से देख लीजिएगा, माना सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I है जो बिंदु A पर दो भागों I1 और I2 में विभाजित हो जाती है। अब I1 धारा आगे जाकर सेतु भुजा में से IG धारा जाती है, तो CB भुजा में से I1 माइनस IG धारा जाती है। इसी प्रकार AD भुजा से I2 धारा जाकर IG धारा के साथ मिलकर DB भुजा में I2 प्लस IG धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये आप समझ लीजिएगा, यही किरचॉफ के प्रथम, इस धारा का विभाजन इसमें किरचॉफ के प्रथम नियम से किया जाता है। ये इसकी क्रिया विधि है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, कुछ नहीं है, जो धारा आपने बांटी है उसी को बोल देना है। फिर से सोचिएगा, सर्वप्रथम सेल से एक धारा I1 प्रवाहित होती है जो बिंदु A पर दो भागों में विभाजित हो जाती है, I1 और I2 में। अब I1 धारा आगे जाकर बिंदु C पर सेतु भुजा में से IG धारा प्रवाहित होती है, तथा CB भुजा में से I1 माइनस IG धारा प्रवाहित होती है। AD भुजा की धारा I2 सेतु भुजा की धारा IG से मिलकर DB भुजा में I2 प्लस IG धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये तो इसकी भाषा बोल दी आपने। अब उसके बाद, और इसका विभाजन किरचॉफ के प्रथम नियम से, धारा का विभाजन इसमें किरचॉफ के प्रथम नियम से किया जाता है। अब उसके बाद ये चेक कर सकते हैं कि आपने धारा का विभाजन सही किया या गलत। तो आप देखिए, यहां से यहां तक की धारा I होगी, इस तार में I1, इस तार में I2 और इस तार में IG, इस तार में पूरे में I1 माइनस IG और इस पूरे तार में I2 प्लस IG होनी चाहिए। लेकिन फाइनली इस तार में कितनी होनी चाहिए बेटा, I। इस तार में कितनी धारा होनी चाहिए, I। तो I देखिए, ये आया, तो इस बिंदु से जो जाए वो I जाना चाहिए। तो देखिए, आने वाली धारा जोड़ दीजिए, I1 माइनस IG, और ये भी इसी में जोड़ दीजिए, तो I2 प्लस IG। तो IG से IG कैंसिल हो गया, इसमें जा रहा है I1 प्लस I2। तो बेटा I1 प्लस I2 ही तो I के बराबर है। यहां से देखो, I ही तो I1 प्लस I2 में विभाजित हो गया है। तो I1 प्लस I2 आए, या कह लो कि I आए, एक ही बात है। यहां से आप देख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 है। तो इसका मतलब है कि वही I धारा I1 प्लस I2 में विभाजित हुई है। तो इसमें कोई शक वाली बात आई थिंक कि नहीं होगी। तो इसको एक बार समझ लीजिएगा, एक बार चित्र मिटा के आप अपनी मर्जी से खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके बेटा, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, इस भुजा को सेतु भुजा कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दो बार चित्र बनना है, लेकिन हमने एक बार में ही चित्र बना दिया। एक बार परिभाषा के बाद आप बना दीजिए, सिर्फ बाई चांस बोर्ड में परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा के साथ चित्र बना दीजिएगा।
अब इसकी क्रिया विधि हम लोग बना रहे हैं, तो क्रिया विधि में सबसे पहले किरचॉफ के प्रथम नियम से धारा प्रवाहित करा दी। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम है वोल्टता का नियम, आपको लगा देना है। तो वोल्टता का नियम है धारा का नियम, वोल्टता का नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से सिग्मा V बराबर 0 होता है बेटा। तो एक लूप ले रहे हैं, लूप ऊपर लिख देते हैं, लूप कौन सा ले रहे हैं बेटा, ACDA में। अब देखिए चलना शुरू करिए, यहां से चलिए यहां तक जाइए। P प्रतिरोध है, Q प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, S प्रतिरोध है और RG भी प्रतिरोध है। तो यहां से यहां तक जाइए, जहां प्रतिरोध दिखे या जहां सेल दिखे वहां रुकिए। तो I1 इंटू P, धारा इंटू प्रतिरोध, तो I1 इंटू P। अब धारा की दिशा में हम लोग जा रहे हैं तो धनात्मक। फिर इधर आइए, अभी भी धारा की दिशा में चल रहे हैं तो IG RG, तो प्लस IG RG स्मॉल RG, जो यहां पे सिंबल रिप्रेजेंट किया है। फिर यहां पहुंचिए माइनस, क्योंकि धारा इधर आ रही है, आप इधर से आ रहे हैं, तो माइनस I2 इंटू R। अब ये वहीं से चले वहीं पहुंच गए, तो कुल वोल्टता का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब फिर से लूप ले लीजिए बदल के, लूप लिया आपने इस बार दूसरा वाला, CBDC, ऐसे चलिए ज्यादा सही है क्योंकि एक ही धारा निगेटिव होगी। तो CDBC ऐसे चल रहे हैं, इसमें ऐसे चला था क्लॉकवाइज, उसमें एंटी क्लॉकवाइज, सुविधा देख लीजिएगा। तो C से हम चले D तक नीचे, फिर उधर गए B पे, फिर वापस आ गए C में। वही सिग्मा V बराबर 0 होना चाहिए, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो चलिए ना, चलना स्टार्ट करिए। यहां से ऐसे आइए तो धनात्मक है IG RG, यहां भी धनात्मक है, प्लस I2 प्लस IG इंटू S माइनस Q इंटू I1 माइनस IG। समस्त वहीं उसी बिंदु पर पहुंच गए, तो ये 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, IG RG प्लस, बाद में कर लीजिएगा, इसे समीकरण मान लीजिए कुछ। तो समीकरण मान लेते हैं इसे प्रथम और इसे द्वितीय। अब देखिएगा इसके बाद एक बिंदु आपको ध्यान रखना है, पहले ये समीकरण आप इसको अपने मन से वीडियो पॉज करके बनाइए और देखिए कि आपने ये समीकरण बना लिया है। अगर ये समीकरण आप बना ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसको समझ लिया है। अब देखिएगा, अगर इतना आपने कर लिया है तो इसके बाद अगर आप इसको खुद से इसको लिख पाए हैं, खुद से लिखिएगा वीडियो पॉज करके बेटा, तभी आपको अच्छा लगेगा। तो अब इसके बाद अब क्या करते हैं कि अब भाषा लिखनी है। अब ये परिवर्ती प्रतिरोध है ना, हम अपनी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं। तो अब परिवर्ती प्रतिरोध R को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि CD भुजा में से कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। अब किसी भी भुजा से धारा कब प्रवाहित नहीं होगी बेटा, किसी नाली से पानी कब प्रवाहित नहीं होगा, जब नाली में दोनों लेवल की ऊंचाई बराबर हो जाए। जैसे अगर बराबर ऊंचाई है तो पानी डालोगे तो वहीं का वहीं रह जाएगा, वो बहने नहीं लगेगा। जब ऊंचाई में अंतर होगा तब पानी फ्लो होगा। तो हम क्या, इस बिंदु से जैसे हमने देखा कि अगर IG वाले परिपथ में इसमें IG 0 हो गई तो इसकी गारंटी है कि बिंदु C और D का विभव समान हो जाएगा। जब विभव समान होगा तभी किसी परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो फिर से अब परिपथ में लगे परिवर्ती प्रतिरोध, अब परिपथ में लगे परिवर्ती प्रतिरोध, परिपथ में लगे परिवर्ती प्रतिरोध कैपिटल R को इस प्रकार संयोजित करते हैं, इस प्रकार संयोजित करते हैं
या उसके मान को इस प्रकार बदलते हैं कि सेतु भुजा CD से प्रवाहित धारा IG बराबर 0 हो जाए। IG कितना हो जाए बेटा? 0। इस स्थिति में ये कब होगा? इस स्थिति में बिंदु B का विभव VC माइनस बिंदु D का विभव ये समान हो जाएगा, तो उसका अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर दो बिंदुओं का विभव समान हो जाता है तो उसका अंतर क्या हो जाएगा? 0। तो अब इसका मतलब है कि इस परिपथ से धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। अब इसका मान देखिएगा, तो IG 0 हो जाए तो अब समीकरण 1 और 2 में IG बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 व 2 में IG बराबर 0 रखने पर बेटा देखिए IG बराबर 0 रखिए तो I1P प्लस IG में IG 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस I2R बराबर 0। अब ये समीकरण नंबर 3 बन गया। समीकरण 2 से इसमें भी रखिए बेटा, IG 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो गया, तो 0 प्लस यहां IG 0 रखो तो I2S बचा, I2S माइनस Q इंटू I1 माइनस 0 बराबर 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये बचा क्या? I2S माइनस QI1 बराबर 0। तो आप देखो बेटा इसको कैसे लिख सकते थे, इस समीकरण को ऊपर वाले को I1P बराबर I2R लिख सकते हैं। इसी तरह से I1Q बराबर I2S लिख सकते हैं। ये समीकरण 3 इसको मान लो और इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। अब देखिएगा समीकरण 3 का 4 से भाग दे दीजिए, तो देखो I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। I1 I2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो P बटे Q बराबर R बटे S ये आया बेटा। तो अगर व्हीट स्टोन संतुलन अवस्था में होगा, अगर व्हीट स्टोन दिया गया व्हीट स्टोन संतुलन अवस्था में है तो वो इस शर्त का अनुसरण करना चाहिए कि P बटे Q बराबर R बटे S होना चाहिए। अगर दिया गया व्हीट स्टोन संतुलन में है तो P बटे Q बराबर R बटे S होना चाहिए, ये इसके संतुलन का नियम है बेटा। अब संतुलन अवस्था में, ये कब की बात है बेटा? संतुलन में। संतुलन में जब होगा तब ऐसा होगा। तो अज्ञात प्रतिरोध अगर निकालना हो तो अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लोगों को S निकालना है, तो S बराबर SP बराबर QR लिख दें, QR तो SP, तो यहां पे बटे P आ जाएगा, अब मात्रक भी आ जाएगा ओम, तो S बराबर QR बटे P ओम। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान भी इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से बेटा वीडियो पॉज करके इसे नोट करके देखिएगा कि आपसे हो जाता है या नहीं हो जाता है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई है या फिर धारा विभाजन में आपने कोई त्रुटि की है। धारा विभाजन में अगर त्रुटि नहीं है तो वोल्टता का नियम ज्यादा टफ नहीं होता है। वोल्टता का नियम एक बार समझने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर समझ गए तो इसमें सबसे ज्यादा आसान यही होता है। लेकिन हाँ, गलती होती है प्रथम नियम में, जो कि सुनने में शुरू में लगा था कि सबसे आसान है, तो प्रथम नियम में गलती होती है। तो इसलिए प्रथम नियम में जो धारा का विभाजन है वो आप थोड़ा सा करेक्ट चेक करें, अगर वो सही है तो ये आपसे आ जाना चाहिए। इसको एक बार देखिएगा वीडियो पॉज करके कि आपसे हो गया या नहीं हुआ। अगर इसे आपने कर लिया है तो इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, आप उसको ट्राई करिए। हम इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। व्हीट स्टोन सेतु बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी बड़ा पॉपुलर सिस्टम है, तो इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिएगा।
अब एक बार इसको देखने की कोशिश करिएगा आगे, कि जैसे इससे संबंधित एक नोट आपको बता रहे हैं कि जैसे ऐसे देखिएगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये है गैल्वेनोमीटर। अब ये आपको एक सेल लगा दिया कुंजी के साथ। बेटा अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर सेल को कुंजी के स्थान पर और धारा नियंत्रक को सेल के स्थान, गैल्वेनोमीटर को सेल के स्थान पर परिवर्तित कर दिया जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए गैल्वेनोमीटर का तार सोचिए थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको बाहर ले लीजिए, तो अब तार ऐसे आ रहा होगा ना, ऐसे देखिएगा, गैल्वेनोमीटर ये यहां लगा हुआ है और ये तार ऐसे गया, और इसको सोचिएगा, ये समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ये इसमें रबर लगा हुआ है, तो रबर अगर चारों कोनों से पकड़े थे तब तो ऐसे था, चौकोर बना था। जैसे इस दोनों कोनों को छोड़ेंगे ये इसके बीच में टाइट हो जाएगा ना, समझने की कोशिश करिएगा। ये हमने बाहर ले लिया है गैल्वेनोमीटर और ये रबर इसके बीच में टाइट हो गया है, देखिएगा। गैल्वेनोमीटर को बाहर ले लिया है का मतलब ऐसा, हमने गैल्वेनोमीटर को बाहर ले लिया है और हम कह रहे हैं कि इसको हमने यहां से हटाया जैसे कील, तो ये रबर जैसा अगर हो, समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, तो ये इसके बीच में टाइट हो जाएगा कि नहीं, तो यहां पे ये सेल आ जाएगा, ये कुंजी और ऐसा। अब इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, देखिए इस चित्र को ऐसे घुमाइए 180 डिग्री पर, मतलब इसको इधर घुमा दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, तो इसका नया चित्र देखिए कैसा होगा। अब ये देखिएगा, अभी इसमें P बटे Q बराबर R बटे S है, तो अभी भी ये P Q R S है, तो बेटा ये P बटे Q बराबर R बटे S है, P बटे Q बराबर R बटे S। तो अब इसको देखिएगा, इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Q यहां आ जाएगा, सोचिए S यहां आ जाएगा, Q और S ऊपर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा P और यहां पे आ जाएगा R। यहां पे कुंजी लगी हुई है, ये सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, और यहां पे गैल्वेनोमीटर आपका लगा हुआ है प्रतिरोध के साथ। देखिएगा इसको, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपने इसको घुमा दिया है, इसको घुमा दिया है, जैसे इसी मतलब ये वाला भाग अगर यहां चला गया है और इसको बाहर ले लिया है, देखिए बाहर ले लिया है, तो आने के बाद वही आया ना। अब इसमें देखिएगा Q बटे S बराबर P बटे R, P बटे R। देखने में तो ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन एक बार देखिएगा, इसको R को यहां बुला लीजिए, P बटे R, और Q को वहां भेज दीजिए, तो Q बटे S, तो P बटे R बराबर Q बटे S, वही तो है रिलेशन। तो रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर गैल्वेनोमीटर के जगह पे बैटरी या सेल लगा दिया जाए और सेल के जगह पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए तो भी परिपथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका नोट रहा बेटा। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, क्वेश्चन नोट करिएगा, ट्राई आपको ही करना है बेटा। दस ओम, 10 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 60 ओम, 5 ओम, और फिर उसके बाद IG और 15 ओम,
इसमें से धारा गई IG और ये गैल्वेनोमीटर 15 ओम का है ऐसे। ये 10 वोल्ट का दिया हुआ है, ये कुंजी है। तो इसमें सभी परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है, सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है बेटा। तो देखिए सबसे पहले तो व्हीट स्टोन के शकल का है ये, तो व्हीट स्टोन चेक करो। तो 10/10 बराबर 60/5, 10/10 बराबर 60/5। तो ये 10 1 आ गया, ये 12 पंचे 60, तो ये 12 आ गया। तो 1 बराबर 12 नहीं होता, तो इसका मतलब ये गलत है, ये व्हीट स्टोन तो नहीं है। अब ये व्हीट स्टोन नहीं है, तब हम क्या करें? अब तुम सोचोगे कि आपने तो अभी अभी समझाया है सर व्हीट स्टोन ऐसे ही होता है। तो व्हीट स्टोन होगा अगर शक्ल इसकी है, ठीक है, लेकिन जब इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा तो ही व्हीट स्टोन होगा, अदरवाइज ये व्हीट स्टोन नहीं होगा। तो अगर ये व्हीट स्टोन, तो ये चेक कर जरूर लीजिएगा। जैसे ये 10/10 होता, ये भी 10 और ये 20/20 होता तब भी आ जाता, ये 10/10 होता तब भी आ जाता, मतलब ये भी 10 ओम ये भी 10 ओम होता, ये 10 ओम 10 ओम था, 10 ओम 10 ओम होता, आ जाता। ये 10 ओम 10 ओम था, ये 20 ओम होता तब भी आ जाता। चलो ये 10 ओम 10 ओम था, ये 60 ओम था, तो ये भी 60 ओम होता तो आ जाता। मतलब इसका अनुपात, अगर जो इसका अनुपात है, जैसे ये 10 है ये 5 है, तो 10/5 कितना आया? 2। तो ये भी 20/10 हो सकता है क्योंकि 2 आ गया, 10/5 हो सकता है, 2 आ गया, और 5 और 2.5 हो सकता है, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से अनुपात जो इसका बटे इसका करने पे जो आंसर आए, वो इसका बटे इसका करने पे भी आंसर आना चाहिए, तो ही वो व्हीट स्टोन होगा बेटा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब किरचॉफ के नियम से धारा का विभाजन कर दीजिए। ये आई, तो इसमें से I1 गई और इसमें से I2 गई, तो यहां से I1 गई तो ये IG चली गई, तो ये क्या हो गया? I1 माइनस IG हो गया, और यहां से I2 आई तो यहां से I2 प्लस IG आ गया। अब यहां से वो धारा वापस चली गई। तो अब इसमें फिर से वही किरचॉफ का नियम लगा दीजिए बेटा। धारा का विभाजन प्रथम नियम से हो गया, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दीजिए। I1 इंटू 10 प्लस IG इंटू 15 IG माइनस 60 I2 बराबर 0। अब इसी के बाद हम लोग ये करेंगे, इस लूप को ले लीजिए। इस लूप को ऐसे लेने में ज्यादा फायदा है, देखो सभी ज्यादातर पॉजिटिव इधर से आ रहे हैं। तो 15 IG प्लस I2 प्लस IG इंटू 5 माइनस 10 इंटू I1 माइनस IG बराबर 0। ये हो गया बेटा। अब एक बड़ा वाला लूप ले लीजिए, देखिएगा जिसमें सेल इन्वॉल्व हो, ये वाला लूप ले लीजिए। तो ये वाला लूप लेने के लिए A B C D E F G ऐसा नाम दे दीजिए। तो अब बड़ा वाला लूप का नाम देखिए क्या बोल रहे हैं, CEFG फिर DC में, मतलब जिस बिंदु से चलिए वहीं पहुंच जाइए, घूम घुमा के, ये देखिए वहीं पहुंच गए। तो अब इस पे ले लीजिए, तो C से चलना शुरू कर दीजिए। CEF तक कोई नहीं मिला, बैटरी मिली, तो ये निम्न से उच्च की तरफ आ रहा है, तो -10 होगा बेटा। फिर यहां तक कोई नहीं मिला, यहां तक कोई नहीं मिला। अब यहां से 60 I2 प्लस में हो जाएगा, प्लस 60 I2। फिर यहां I2 प्लस IG इंटू 5 प्लस 5 इंटू I2 प्लस IG बराबर 0। अब इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। 60 I2 प्लस 5 I2 65 I2 हो गया,
और 5 IG प्लस में हो गया प्लस 5 IG बराबर, इसको उधर ले जाइए 10 हो जाएगा। तो ये आपके 3 समीकरण बन गए बेटा, 1 2 3। इस 2 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो I1 ढूंढिए -10I1, और कहीं I1 नहीं है तो -10I1। I2 ढूंढिए कहां कहां है, I2 है, ये 5I2 है, और कहीं नहीं है 5I2, तो +5I2। IG ढूंढ लो, 15IG प्लस 5IG 20IG, 20IG प्लस 10IG 30IG, 30IG बराबर 0। I1 I2 IG में 3 समीकरण है अपने पास। I1 I2 IG में 3 समीकरण है, ये देखो I2 IG में ही है। तो अगर इन दोनों से आप, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको तो कर लिया, इसको हो गया ये 2 नंबर, इसको कहिए। तो देखिए पहला समीकरण I1 और I1 में है, ये सिर्फ तीसरा I2 में है। तो I2 और IG में है, तो इसमें से I1 अगर गायब कर लो तो ये भी तो I2 और IG में हो जाएगा। तो समीकरण और 1 और 2 से इन दोनों को 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 क्या है, 10I1 प्लस, इसको किस फॉर्म में लिखा, I2 -60I2 माइनस या बराबर कर दो 60, वो सॉरी इधर ही रहने दो, प्लस 15IG बराबर 0। ये हो गया पहला समीकरण हमने लिखा, चेक कर लीजिएगा। अब इसको लिख दीजिए उसी के साथ, -10I1 प्लस 5I2 प्लस 30IG बराबर 0। जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, ये बचा -55I2 प्लस 45IG बराबर 0। अब ये देखिएगा, इन दोनों को आप, ये 65I2 है, ये 55I2 है, तो इसमें आप क्या कोशिश कर सकते हैं, इसको करिए 9 से गुणा कर दीजिए इसको, तो ये 45 आ जाएगा। तो पहले समीकरण में 9 से गुणा करो, तो 65 × 9, तीसरे में इसमें कितने से गुणा कर दो, 9 से, तो 65 × 9I2 प्लस 9 × 45, तो प्लस 45IG बराबर 10, सॉरी 10 × 9 90 हो गया, ये हो गया। अब इसको उसी के साथ लिख दीजिए, -55I2 प्लस 45IG बराबर 0। अब दोनों को घटा दीजिए, तो ये चिन्ह पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो 65 × 9IG, तो 65 × 9 कर लो, 9 × 5 45 के 5 4, 9 × 6 54 और 4 58, 58 में 55 ऐड कर दो, 55, इतना I2 बराबर हो गया 90। तो यहां से आपको I2 मिल जाएगा। जैसे ही I2 मिलेगा बेटा इसमें रख दोगे तो IG मिल जाएगा, I2 और IG मिला तो इसमें रख दोगे I1 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस वाले के साथ बता सकते हैं कि कितना मान आएगा, कितना आएगा। तो ये अब समीकरण हल करना रह गया। आई होप कि आप कर लेंगे, क्योंकि आप इसको ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर आया या नहीं आया। अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो इसे फर्दर हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इसको आप करिए, फिर व्हीट स्टोन से रिलेटेड न्यूमेरिकल अगले टर्न पे किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।